गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायंस, यानी कि हम संक्रमण तत्वों के रंगीन या रंगीन होने की चर्चा करेंगे। तो कोई भी पदार्थ रंगहीन दिखता है अथवा रंगीन, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं या अवरक्त क्षेत्र से। क्योंकि यदि कोई भी पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो रंगीन दिखाई देता है। जब कोई भी पदार्थ प्रकाश के अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो कलरलेस दिखाई देता है। तो प्रकाश का 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाला भाग दृश्य भाग कहलाता है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे तो उस पदार्थ से जो लौटा हुआ प्रकाश होता है, जो कि हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें पदार्थ रंगीन नज़र आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंग की अलग अलग वेवलेंथ होती है। प्रकाश जब भी किसी पदार्थ से टकराता है और उसमें से किसी एक रंग की तरंगों को अवशोषित कर लेता है तो उससे निकले हुए प्रकाश का जो रंग होता है उसे उस रंग का पूरक रंग कहते हैं और उसी रंग का हमें वो पदार्थ नज़र आता है। तो जैसे बैंगनी रंग के प्रकाश का अगर अवशोषण हुआ है तो पूरक रंग यानी कि परावर्तित प्रकाश का रंग क्या होगा? पीला हरा। यदि नीले रंग के प्रकाश का अवशोषण होता है तो पूरक रंग पीला होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे पूरी सारणी दी हुई है, यानी कि हरे नीले का अवशोषण होगा तो नारंगी पूरक रंग होगा और नीले हरे का अवशोषण होगा तो पूरक रंग लाल, हरे का अवशोषण होगा तो गहरा बैंगनी। ठीक इसी प्रकार से होगा। तो संक्रमण धातु के यौगिकों में रंगों के कारण क्या है? तो संक्रमण धातु के यौगिकों में रंगों के 2 प्रमुख कारण होते हैं, एक तो डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र। तो पहला है डी ट्रांजिशन की चर्चा करते हैं। तो संक्रमण धातु संकुलों में डी संक्रमण को या डी ट्रांजिशन को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार निम्नतम ऊर्जा अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट में तो 5 डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान, यानी कि 5 डी कक्षक डिजेनरेट एनर्जी के होते हैं। 5 डी कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है। और 5 डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब संक्रमण धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे कुछ डी कक्षक तो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और जिन कक्षकों की ऊर्जा उच्च होती है उन्हें हम ईजी कक्षक कहते हैं, जबकि कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है जिन्हें हम D2G कक्षक कहते हैं। तो जब कोई अष्टफलकीय संकुल बन रहा होता है तो हम जानते हैं अष्टफलकीय संकुल बनने के लिए 6 लिगेंड की आवश्यकता होती है और ये 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोनों से अर्थात एक्स, वाई और जेड यानी कि तीनों अक्षों की ओर से धातु आयन की ओर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ईजी कक्षक जो कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो कि एक्स, वाई और जेड अक्षों की ओर ही अभिविन्यासित होते हैं, यानी कि ये अक्षों पर स्थित होते हैं। और अक्षों पर स्थित होने के कारण इन डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होंगे? रिपल्शन फोर्स महसूस करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। और जितना ज़्यादा डी ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और लिगेंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो समान चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ही ये डी ऑर्बिटल जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। जबकि जो शेष 3 कक्षक है वो कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये तीनों जो T2G कक्षक है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये तीनों कक्षक जो है एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स, वाई, जेड अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। इस कारण जो है
इन डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम रिपल्शन फोर्स महसूस करते हैं, इसलिए ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। इस प्रकार Eg और T2G कक्षकों में से Ag कक्षकों की ऊर्जा उच्च होती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों प्रकार के डी कक्षकों की जो ऊर्जा का अंतर है इसे डेल्टा O या 10dq द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ O क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और उपयुक्त से क्या स्पष्ट हुआ कि जो Eg कक्षकों की ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा O ऊपर है, जबकि T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है वह औसत ऊर्जा स्तर से माइनस 0.4 डेल्टा O नीचे होती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में जाएगा तो वह कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा, क्योंकि अवरक्त प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि दृश्य क्षेत्र जो है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो इन विकिरणों का अवशोषण करेगा और इस कारण से वो संकुल रंगीन दिखाई देने लगेगा। उपयुक्त के विपरीत यदि कोई चतुष्फलकीय संकुल बन रहा हो तो चतुष्फलकीय आकार में 4 लिगेंड धातु आयन की ओर आएंगे और एक नियमित चतुष्फलक की तुलना हम एक घन से कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, केंद्र पे तो धातु परमाणु होंगे और कोने कितने होते हैं, घन में 8, तो एक छोड़ के एक, मतलब एकांतर क्रम में कोनों पर लिगेंड रहते हैं। ठीक है, जब अपन इन लिगेंड को धातु से मिलाएंगे तो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलक का निर्माण हो जाएगा। तो इन चित्रों से क्या स्पष्ट हुआ कि चतुष्फलकीय आकार में आए चारों लिगेंड Eg व T2G कक्षकों में से किसी के भी एकदम सीध में नहीं होंगे। Eg कक्षक जो है और केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य, यानी कि Eg ऑर्बिटल केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य एंगल कितना होता है, 54 डिग्री 44 मिनट, जबकि T2G कक्षकों केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य एंगल होता है 35 डिग्री 16 मिनट। यानी कि हमने देखा कि T2G कक्षक जो है लिगेंड की दूरी Eg कक्षक और लिगेंड की दूरी से कम है, यानी कि T2G कक्षक जो है वो लिगेंड के ज़्यादा पास में है, जबकि Eg कक्षक लिगेंड से ज़्यादा दूर है। यानी कि जब दूरी कम हुई, यानी कि T2G कक्षक और लिगेंड की दूरी कम, यानी कि T2G कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण महसूस करेंगे तो T2G कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है और यहाँ पर Eg कक्षकों की ऊर्जा जो है वो कम होती है। लेकिन जब भी चतुष्फल के संकुल का निर्माण होता है तो T2G और Eg की जगह हम केवल T2 और E सिंबल का प्रयोग करते हैं। यहाँ G का मतलब जीरेड होता है, जो कि, और जीरेड का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। और वो टेट्राहेड्रल जो संकुल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें नहीं पाई जाती है, केवल ऑक्टाहेड्रल में पाई जाती है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम G का उपयोग नहीं करते हैं। अब जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब हम चतुष्फलकीय संकुलों के लिए बात कर रहे हैं तो T2 कक्षकों के लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। T2 कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में, तो प्रतिकर्षण ज़्यादा तो ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यानी कि एक स्फेरिकल एरिया में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना में T2 कक्षकों की ऊर्जा प्लस 0.4 डेल्टा T ज़्यादा हो जाती है, जबकि ई कक्षकों के लिए ऊर्जा का मान औसत ऊर्जा की तुलना में माइनस 0.6 डेल्टा T कम होता है। और यहाँ T का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। इस प्रकार जब निम्न ऊर्जा वाले Eg कक्षक से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उच्च ऊर्जा वाले T2 कक्षकों में होगा तो इस प्रक्रम में कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होगा और संकुल रंगीन दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम H2O का होल 6+3 जो कॉम्प्लेक्स है
वो गहरे बैंगनी रंग का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। तो लिगेंड जो कि यहाँ पर जल है, इसके 6 अणु इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक अष्टफल के संकुल बनाते हैं, जिसमें ई कक्षक जो है, ईजी कक्षक यहाँ बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ईजी कक्षक जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, क्योंकि ईजी कक्षक जो है वो अक्षों पर स्थित होते हैं, और जब अष्टफल के संकुल बनता है तब लिगेंड जो है वो XYZ अक्षों से ही आते हैं। ठीक है, तो लिगेंड भी अक्षों की तरफ से आ रहे हैं और D ऑर्बिटल जो है, ईजी ऑर्बिटल भी अक्षों पर उपस्थित है, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। जबकि जो T2G कक्षक है वो अलोंग द एक्सिस ना होकर के इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो इन बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है, अक्षों के बीच में स्थित होंगे। अक्षों के बीच में स्थित होंगे तो रिपल्शन कम होगा, इसलिए T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइटेनियम +3 का क्या हो जाएगा, T2G1 Eg0। इसमें Eg व T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर यानी कि डेल्टा O का मान जो है, डेल्टा O का जो मान है वो 4 गुणा 10⁻⁻12 अर्ग के बराबर होता है, जो कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के यानी कि हरे प्रकाश की ऊर्जा है। अर्थात यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश में रखा जाए तो उसके हरे भाग का अवशोषण हो जाएगा, और इसका जो T2G कक्षकों में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन है वो Eg कक्षकों में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे परावर्तित हुए प्रकाश या लौटे हुए प्रकाश में हमें यह बैंगनी रंग का दिखाई देगा, क्योंकि हरे रंग का पूरक रंग बैंगनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार संक्रमण को यानी कि D कक्षकों में ही संक्रमण को हम DD संक्रमण कहते हैं, क्योंकि T2G कक्षक भी D कक्षक है और Eg कक्षक भी D कक्षक है, तो D से D कक्षकों में ही संक्रमण हो रहा है, इसलिए इसे DD संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि लिगेंड समान हो और अणुओं की ज्योमेट्री भी वही हो तो Dn तथा D10-n विन्यास वाले आयनों अर्थात समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले आयनों का रंग करीब करीब समान ही रहता है। ठीक है, जैसे n का मान अपन 1 रखें तो D1 तथा D10-1 यानी कि D9 विन्यास वाले आयनों का रंग क्या होगा, करीब करीब समान रहेगा। अब देखो, D0 व D10 विन्यास वाले आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं। रंगहीन होने का कारण क्या है, कलरलेस होने का कारण क्या है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में DD ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब D0 विन्यास यानी कि D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो, तो DD संक्रमण कैसे होगा, और D10 विन्यास में सारे के सारे D कक्षक भरे हुए हैं तो ट्रांजिशन नहीं होगा। जबकि D5 विन्यास वाले धातु आयन स्थायी अर्धपूरित विन्यास वाले होने के कारण इनमें भी DD संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है। यही कारण है कि जो D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, मैग्नीज +2 या आयरन +3, ये भी बहुत हल्के रंग के यानी कि लगभग कलरलेस होते हैं। अब जो दूसरा कारण है संक्रमण तत्वों के कलर्ड होने का, वो है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, जो क्या है कि संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग का दूसरा महत्वपूर्ण ये कारक है। तो इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में जब स्थानांतरण होता है तो हम इसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है, जो दोनों तरफ से हो सकता है, वाइस वर्सा, यानी कि मेटल टू लिगेंड भी चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि धातु से लिगेंड की तरफ भी हो सकता है, और लिगेंड टू मेटल यानी कि लिगेंड से मेटल की तरफ भी चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। तो DD संक्रमण की तुलना में चार्ज ट्रांसफ़र से जो उत्पन्न रंग होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं। तो संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि लिगेंड के धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि जो है धातु पर आवेश ज़्यादा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। अब जैसे टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 की चर्चा करें, जो कि ये जो चारों मेटल्स है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। तो यहाँ टाइटेनियम +4 के संकुल तो कलरलेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसमें DD ट्रांजिशन की कोई संभावना नहीं होती है। जबकि वेनेडियम +5 से लेकर जो मैग्नीज +7 के धनायन है उन पर जैसे जैसे धनावेश की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इन मेटल्स में लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। यानी कि इनमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की संभावना बढ़ती है और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र यानी कि लिगेंड से मेटल जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ग्रहण करती है, जिससे क्या होता है इनका रंग गहरा होता चला जाता है। तो यही कारण है कि KMnO4 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये गहरे बैंगनी रंग का होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि KMnO4 में DD ट्रांजिशन नहीं पाया जाता है, D0 इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फिर भी कलर्ड क्यों है? तो बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार किसी भी संक्रमण धातु आयन के संकुल में उपयुक्त दोनों कारणों यानी कि DD ट्रांजिशन तथा आवेश स्थानांतरण यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र से यौगिकों में रंग आता है और यौगिक रंगीन प्रतीत होते हैं। अब आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द कलर यानी कि रंगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम देख चुके हैं कि संक्रमण धातु संकुलों में रंगों के दो कारण हैं, DD ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफ़र। तो इनमें से चार्ज ट्रांसफ़र के द्वारा जो रंग उत्पन्न होता है उससे संक्रमण धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे धनावेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मेटल जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा ग्रहण करती है। यानी कि मेटल में लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को जो है अट्रैक्ट करने की, ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, जिससे कलर भी गहरा होता चला जाता है। यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र डिपेंड कर रहा है संक्रमण धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर, जबकि DD ट्रांजिशन के द्वारा जो उत्पन्न रंग है वो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। चार्ज ट्रांसफ़र के द्वारा जो रंग उत्पन्न हो रहा है वो मेटल पर विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है, जबकि DD ट्रांजिशन के द्वारा जो रंग उत्पन्न होता है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE पर निर्भर करते हैं। और CFSE का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपके स्प्लिट होने वाले D कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है, यानी कि T2G और EG कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है, ठीक है। और वह ऊर्जा का अंतर कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, जैसे साइनाइड, NO2- कार्बोनिल, तो जो है आपके स्प्लिटेड कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर ज़्यादा होगा। लिगेंड की प्रकृति, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, इन सब चीज़ों पर ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है।